गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैश फ्लो थे और कैश फ्लो के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। अभी तक हमने जो कैश फ्लो बनाया, हमने कॉर्पोरेट का कैश फ्लो बनाया। कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल के कैश फ्लो में क्या डिफरेंस आएगा? तो एक ही डिफरेंस है, कॉर्पोरेट में शेयर कैपिटल होता है और इंडिविजुअल में कैपिटल होता है। कॉर्पोरेट में प्रॉफिट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल में, प्रोप्राइटरशिप में, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। याद है? नेट प्रॉफिट कैपिटल में बैलेंस शीट में ले जाके ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी बुक का। एक बार इसका बैलेंस शीट देखिए। ये इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज की फॉर्म में दिया है, बट इट इज नॉट इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये नॉर्मल बैलेंस शीट है असेट्स एंड लाइबिलिटी साइड से। इस बैलेंस शीट को देखें एक बार। यहाँ आपको बैलेंस शीट में कैपिटल मिलेगा, है कैपिटल। ये एक प्रोप्राइटरशिप है, वीर एंड सन्स। वीर एंड सन्स की प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन लोन यहाँ मिसिज ए का दिया हुआ है। ठीक है। प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल, कैपिटल के साथ कैपिटल के अंदर ही करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होगा। तो प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट को विजुलाइज करिए। क्या होता है प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट में? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। इन्हीं से उसकी क्लोजिंग कैपिटल आती है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, उससे बनता है उसका क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे प्रॉफिट और इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए हमें उसके कैपिटल अकाउंट से जाना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजें देखें तो हमारे पास है क्रेडिटर्स, मिसिस एज लोन, ये आउटसाइडर है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इट इज लाइबिलिटी, मिसिस लाइबिलिटी है, मतलब प्रोप्राइटर के अलावा किसी का भी लोन बिजनेस में होगा तो लाइबिलिटी ही होगा और एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा। और ये तो वाइफ का है तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। 2500 का लोन है, चुकाते चुकाते इसका बिजनेस बिक जाएगा। कैश डेटर कैश डेटर मशीन लैंड बिल्डिंग, इसमें डेटर एंड स्टॉक करंट एसेट, मशीन बिल्डिंग एंड लैंड नॉन करंट एसेट। एडिशन इंफॉर्मेशन में जाएं, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1000, उसका accumulated depreciation 300 is sold for 500. The provision for depreciation against machine on 1st January and 31st December. एक और नया पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। और बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स दिखाई गई हैं, मशीन जो दिखाया गया है, ये मशीन कौन सी वैल्यू पे है? इट इज ऑन कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी। इट इज ऑन कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी। इट इज ऑन डब्ल्यूडीवी। ये कॉस्ट पे नहीं हो सकता। ये कॉस्ट पे होता तो इसमें से डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर होता। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं है, इसका मतलब जो असेट्स हैं वो नेट वैल्यू पे शो की गई है, यानी डब्ल्यूडीवी पे। लेकिन इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे जब इस मशीन का अकाउंट बनाएंगे तो हम नेट यानी डब्ल्यूडीवी पे नहीं, कॉस्ट पे बनाएंगे। और कॉस्ट पे बनाने के लिए हम डब्ल्यूडीवी में ये डेप्रीशिएशन वापस ऐड कर देंगे और उससे कॉस्ट पे उसे प्रिपेयर किया जाएगा। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहीं से स्टार्ट हो सकती है हमारी। पहले वर्किंग नोट नंबर 1,
मशीन अकाउंट बनाते हैं। और ये मशीन अकाउंट हम बनाएंगे कॉस्ट पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस ऑफ मशीन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन। आप मशीन का यहाँ बैलेंस देखेंगे तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 8000। लेकिन हम इसमें कॉस्ट पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें 2500 रुपीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस एड बैक कर देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 2500 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस 4000। मशीन में हम 8000 प्लस 2500 रुपीज ओपनिंग बैलेंस लेंगे और क्लोजिंग में 5500 मशीन का बैलेंस है प्लस उसका डेप्रीशिएशन 9500, ये क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। मशीन अकाउंट WDV पे गिवन है बट हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन एडिशनली अवेलेबल है तो हम उस अकाउंट को कॉस्ट पे प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड करके कॉस्ट बना देंगे। तो अब ये कॉस्ट पे अकाउंट आ गया हमारे पास। ड्यूरिंग द ईयर क्या डेवलपमेंट हुआ है? अ मशीन कॉस्टिंग 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसका है 300 रुपीज, सोल्ड फॉर 500 रुपीज। इसकी वर्किंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड 1000 लेस accumulated depreciation till date 300, WDV आ गया उसका 700, sold for 500। correct, very good, there is a loss of 200 rupees। अकाउंटिंग करते हैं इसकी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन के अकाउंट से निकाल के मशीन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन के अकाउंट से निकाल के ऊपर मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। मशीन को सेल करने का एंट्री करना है और सेल पे होने वाले लॉस की एंट्री करनी है। ड्यूरिंग द ईयर हमने एक पार्ट ऑफ असेट सेल किया है। सेल जब भी होगा 3 एंट्रीज बनेंगे। सेल, जिस मशीन को हमने सेल किया है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीन अकाउंट में शिफ्ट होगा। सेल का एंट्री होगा और सेल पे प्रॉफिट या लॉस का एंट्री होगा। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। $1800 इट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन और मशीन के अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है तो परचेज होनी चाहिए। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। मशीन अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई परचेज नहीं है। ठीक है,
नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग इज 12,500 and closing balance is 15,300। करंट ईयर में जितना भी प्रॉफिट इस फॉर्म ने अर्न किया है वो प्रॉफिट हमने इसकी कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा और कैपिटल अकाउंट में ऐड किया होगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 4,500। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में आपको पता है क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज होता है दो रीजन से, नेट प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल। कैपिटल डिक्रीज होता है ड्रॉइंग से और लॉस से। यहाँ हमारे पास नेट प्रॉफिट है, यानी क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा, मिसिंग वैल्यू होगा। तो क्रेडिट साइड का मिसिंग वैल्यू या बैलेंसिंग फिगर इधर नेट प्रॉफिट होगा या एडिशनल कैपिटल होगा। डेबिट साइड पे कोई डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड पे कोई शॉर्टेज आएगा, तो वहां पे डिफरेंस ड्रॉइंग्स या नेट लॉस होगा। यहां हमारे पास डेबिट साइड पे शॉर्टेज आ रहा है, तो डेबिट साइड के उस शॉर्टेज को हम मानेंगे ड्रॉइंग्स। तो प्रोप्राइटरशिप में ये चीज नोट कर लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड का डिफरेंस ड्रॉइंग्स एंड क्रेडिट साइड का डिफरेंस नेट प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल। पहली प्रायोरिटी नेट प्रॉफिट को देंगे। नेट प्रॉफिट अवेलेबल था तो फिर भी डिफरेंस है तो वो एडिशनल कैपिटल का होगा। यहाँ नेट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है लेकिन डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, तो वो डेबिट साइड का डिफरेंस ड्रॉइंग्स का होगा। एंड ड्रॉइंग इज आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम कैपिटल। तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो कैपिटल में कोई भी चेंज आ रहा है, एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये दोनों चीजें भी यहां मेंशन कर दें। एडिशनल कैपिटल विल बी कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Additional capital will be cash inflow in financing activity. Drawing cash outflow of financing activity. Drawing is outflow of financing activity. Additional capital is inflow of financing activity. फाइन। तो ये कैपिटल का अकाउंट, इससे हमें मिल गया ड्राइंग्स। आते हैं कैश फ्लो पे। ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट। यहां नेट प्रॉफिट कभी भी बिफोर या आफ्टर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पे
प्रोप्राइटरशिप के प्रॉफिट पे टैक्स बिजनेस पे नहीं करता। प्रोप्राइटरशिप का सारा प्रॉफिट, पार्टनरशिप का सारा प्रॉफिट प्रोप्राइटर और पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने असेसमेंट में उसका टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। सेकंड, बहुत रेयर सिचुएशन में, बहुत रेयर केसेस में प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे रिजर्व भी नहीं बनाया जाता है जनरली, लेकिन रिजर्व फिर भी हो सकता है। डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है हमारे पास 4500, उसको आप सीधा नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसमें है हमारे पास डेप्रीसिएशन 1800। इसमें है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 200। ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस की बात करें तो मेनली हम क्या क्या चेक कर रहे होते हैं? डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेप्रीशिएशन था, हमने ले लिया, लॉस हमने ले लिया, अमोर्टाइजेशन नहीं है। 6500 is your operating profit. नाउ लेंगे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस। क्रेडिटर्स में इंक्रीज इन क्रेडिटर 400 प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर 400 प्लस मिसिज एज लोन। मिसिज एज लोन, क्या ये करंट लाइबिलिटी है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। लोन फ्रॉम बैंक, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। डेटर में इंक्रीज, स्टॉक में डिक्रीज, इंक्रीज इन डेटर्स, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, सॉरी स्टॉक 1000 रुपीज ऐड होगा। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5900। 5900 cash inflow from operating activity. Next, investing activity. Sale of machine 500। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें मिलती है हमारी नॉन करंट असेट से। नॉन करंट असेट्स पे चलते हैं। मशीन हमने ले लिया। लैंड में इंक्रीज आया है 1000 रुपीज का, ऑब्वियसली परचेज होगा। बिल्डिंग में इंक्रीज आया है 2500 रुपीज का। अब बिल्डिंग में हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है कि जिससे हमें डेप्रीशिएशन पता चले।
तो यदि डिक्रीज होता तो डिप्रीशिएशन मान लेते, लेकिन इंक्रीज है तो हमें इसे परचेज मानना पड़ेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों में इंक्रीज है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन लाइबिलिटी साइड पे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मिसेस एज लोन रीपेड एंड बैंक लोन टेकन। ड्राइंग्स, $1,700 नेगेटिव कैश आउटफ्लो। 3,200 नेगेटिव। ठीक है। नेट चेंज इन कैश, यहां पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट चेंज इन कैश ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव 300। नेट चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर इज नेगेटिव 300। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। थाउजेंड। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 700। मैच हो गया। ये है आपका इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स देखो, कैपिटल अकाउंट का एक नॉर्मली आपके पास जो अकाउंट आता है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, नेट लॉस, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस। नॉर्मली ये आता है, ये गिवन होते हैं। अब पहली प्रायोरिटी, डेबिट साइड पे पहली प्रायोरिटी, या यूं कहें पहले क्रेडिट पे बात करते हैं। क्रेडिट साइड पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपके पास प्रॉफिट पता होना चाहिए। इफ प्रॉफिट इज देयर और फिर भी क्रेडिट शॉर्ट है तो एडिशनल कैपिटल है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो लॉस गिवन है
तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्रेडिट का डिफरेंस एडिशनल कैपिटल ही होगा। क्रेडिट साइड पे तो आपका प्रायोरिटी फिक्स हो गया। डेबिट साइड पे आते हैं। डेबिट साइड पे आपका प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ड्राइंग्स की होगी कि डेबिट साइड पे यदि शॉर्ट है तो वो ड्राइंग्स है। क्रेडिट पे नेट प्रॉफिट नहीं है और डेबिट में शॉर्ट आ रहा है तो वो नेट लॉस है। इधर नेट प्रॉफिट लिख दिया और फिर भी डेबिट में शॉर्ट आ रहा है तो वो डेफिनेटली ड्राइंग्स है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और नहीं बनेगा। और कोई सवाल यहां तक, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बताएं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज सॉर्ट ऑफ ड्राइंग, बट वो ड्राइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहाँ को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। थ्री हमने कर ही लिया था। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट समझ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चेंज है? अभी हम इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ गए थे, यानी हमने नेट प्रॉफिट को कैश रिसीप्ट, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो अज्यूम करके वहां से रिवर्स किया था। लेकिन अब हम सीधा सीधा बिजनेस ऑपरेशन को उठा रहे हैं और वहां पे बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटी में कहां से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, डायरेक्टली हम उस पार्ट को ही डील कर रहे हैं। तो बिजनेस ऑपरेशन को सोचिए, और बिजनेस ऑपरेशन में सबसे पहले कैश इनफ्लोस की बात करें तो बिजनेस ऑपरेशन में पहला मेन कैश इनफ्लो कहां से आता है? कैश इनफ्लो, सेल्स ऑफ गुड्स। तो फर्स्ट हमारा जो कैश इनफ्लो आएगा वो आएगा सेल्स ऑफ गुड्स। इट इज कैश सेल्स, ये हमारा फर्स्ट इनफ्लो होगा, कैश सेल्स। सेकेंड मेन कैश हमें बिजनेस ऑपरेशन में कहां से आता है? वो आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से। सेकेंड मेन कैश इनफ्लो आता है हमारे पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से, जहां हम क्रेडिट सेल्स करते हैं और क्रेडिट सेल्स में डेटर्स से हमें कलेक्शन मिलता है। तो सेकेंड मेन कैश इनफ्लो इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। नॉर्मली कैश सेल्स तो शायद आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमें कैलकुलेट करना है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेटर से कितना कैश हमने कलेक्ट किया, यानी डेटर से कितना पेमेंट रिसीव हुआ। इसके लिए आप टोटल डेटर अकाउंट पे चले जाइए और डेटर अकाउंट बना के वहां से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे हम डेटर अकाउंट से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालते हैं और फिर उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लेकर आएंगे, तो समझना डेटर अकाउंट का क्या स्टेटस होता है। रफली एक डेटर अकाउंट समझते हैं। डेटर अकाउंट में क्या क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस,
क्लोजिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हमने क्रेडिट सेल्स किया है उससे डेटर इंक्रीज होंगे। क्रेडिट सेल्स, डेटर ने यदि बैड डेट किया है तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स ने पेमेंट कर दिया है तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर्स को हमने डिस्काउंट दिया है तो डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर ने हमारे फेवर में बिल एक्सेप्ट किया है तो डेटर्स कम हो जाएंगे। बीआर मिल गया, डेटर कम हो जाएंगे। ये आपके पास डेटर से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है। एक डेटर अकाउंट का नॉर्मल डेटर अकाउंट इस तरह से बन रहा है। अब यहां मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कलेक्शन फ्रॉम पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अब ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? डेबिट साइड का टोटल माइनस इसको छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन होंगी उन्हें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने का आप इस तरह से जाएंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए हम यहाँ क्या लेंगे? पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, और डेटर्स हैं तो हम साथ में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीआर भी डाल देते हैं। तो बीआर का जो एडिशनल पार्ट है वो यहीं पे डील हो जाएगा, जहां हम डेटर्स और बीआर दोनों के ओपनिंग बैलेंस को साथ में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड एड क्रेडिट सेल्स, और लेस में क्या क्या लेना है हमें? इफ बैड डेट इज देयर, डिस्काउंट और क्लोजिंग बैलेंस। बीआर को भी यहाँ से हमने ओपनिंग बैलेंस में ही ले लिया, तो बीआर यहाँ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो लेस में कैश फ्लो का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसलिए बैड डेट्स और ये सब शायद ही आपको क्वेश्चन में दिया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ कि गलती से दिया जाए तो हमें ध्यान रहे कि बैड डेट्स हुआ है तो उतना कलेक्शन नहीं मिला होगा। तो लेस बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड, लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर, इससे आपके पास आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब क्या याद रखना है? फॉर्मेट के फॉर्म में याद रखना है, आप ऐसे याद रखिए। और यदि आपको अकाउंट फॉर्म में याद रखना है, जो कि मुझे ज़्यादा इजी लगता है, कि आपको डेबिट साइड का टोटल लेना है और उसमें से क्रेडिट साइड के सारे आइटम माइनस करने हैं, यू विल गेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो वो अप्रोच ज़्यादा इजी है क्योंकि अकाउंट की पिक्चर माइंड में प्रिंट हो जाता है। प्लस माइनस में कई चीज़ें भूलने में आ जाती है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, बट ये आपके पास आ गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मिलने वाली रिसीट में ये दो मेन कैश रिसीट्स हैं हमारे पास। एक कैश सेल से रिसीट आएगा, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अपार्ट फ्रॉम सेल्स यदि और कोई ऑपरेटिंग इनकम हमें मिल रहा है तो वो ऑपरेटिंग इनकम भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अदर ऑपरेटिंग इनकम। ये आपका पहला पार्ट हो गया, इनफ्लो वाला पार्ट, जहां से हमें कैश इनफ्लो होने। अब कैश आउटफ्लो की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग में कहां कहां कैश का आउटफ्लो होता है, कहां कैश का आउटफ्लो होता है ऑपरेटिंग में। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स और उनके क्रेडिटर्स का पेमेंट का आउटफ्लो में होता है। पेमेंट फॉर गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स, पेमेंट फॉर गुड्स में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स यदि हम ट्रेडिंग बिजनेस में है तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। पेमेंट फॉर गुड्स में परचेजेस से चलें और परचेजेस पे आने के लिए क्रेडिटर से चलें। कैश परचेज भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। परचेज, टोटल परचेज और टोटल परचेज के साथ पेमेंट टू क्रेडिटर। तो एक पेमेंट फॉर गुड्स में एक तो हो गया आपके पास कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना के निकाल सकते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर। परचेजेस कैसे निकालेंगे, तो यदि परचेजेस ही क्वेश्चन में मिसिंग हो तो परचेज निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट पे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस, उस वाले कॉन्सेप्ट से परचेज निकाल के लाएंगे और उस परचेज के बाद फिर हम क्रेडिटर्स का पेमेंट निकाल के लाएंगे। मैं यहाँ परचेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रेडिटर का आप पेमेंट कैसे निकालेंगे, तो आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ऐड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये आ गया आपका पेमेंट फॉर गुड्स। यदि आपके पास परचेजेस मिसिंग है तो उस मिसिंग परचेज को कैलकुलेट करने के लिए सीओजीएस वाले तरीके से जाएंगे। क्या तरीका है परचेजेस कैलकुलेट करने का, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इससे आपको परचेज मिलेगी। सपोज कैश ऑन क्रेडिट परचेज अलग अलग अवेलेबल नहीं है तो आप टोटल परचेज यहाँ सीओजीएस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके टोटल परचेज निकालें और फिर कैश परचेज को अलग से ना लें, उसी टोटल परचेज से आपका ये कैलकुलेशन कंप्लीट करें। एग्जैक्टली टोटल परचेज को ही आप परचेज, मतलब जो भी परचेज यहाँ से आ रहा है उस परचेज को ही आप क्रेडिट परचेज मान लें, अलग से कैश परचेज निकालने का जरूरत नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ये कैश परचेज वाला पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। स्पेसिफिकली यदि कैश परचेज आपको गिवन है, देखो यहां से जो परचेज निकलेगा ये टोटल परचेज निकलेगा, ये कैश या क्रेडिट परचेज नहीं होगा। तो उस केस में आप पेमेंट टू क्रेडिटर ये इस तरह से जा रहे हैं, ये टोटल परचेज हो गया। सपोज क्वेश्चन आपको कैश परचेज अलग से बोलता है, जो कि नॉर्मली होगा नहीं, लेकिन यदि होता है तो आप कैश परचेज को अलग से कंसीडर मत करो, छोड़ दो उस कैश परचेज को अलग से कंसीडर करने ही नहीं, क्योंकि हमने टोटल परचेज यहाँ ले लिया। टोटल परचेज यहाँ लेने का मतलब इसमें कैश परचेज ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो वो इनडायरेक्टली पेमेंट टू क्रेडिटर वाले पॉइंट में ही चला जाएगा, तो वो सेपरेटली शो करने का जरूरत नहीं।
तो इसको इस तरह से लेके चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। कैश परचेज अलग ले लिया, यहां से जो परचेज निकला उसे हमने क्रेडिटर में ऐड कर दिया, तो कैश परचेज 2 बार आ गई। और यदि आपको कैश परचेज सेपरेट रखना है तो यहां से टोटल परचेज निकलेगा, उस टोटल परचेज में से कैश परचेज सेपरेट करोगे, कैश परचेज अलग लिखोगे और यहां पे क्रेडिट परचेज लेके जाओगे। यहां से जो निकलता है वो ऑलवेज टोटल परचेज निकलता है, ये ध्यान रखना। बस अकॉर्डिंगली आप अपना पॉइंट चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे लेके जाना है। इफ यू आर टेकिंग दिस टोटल परचेज इन दिस कैलकुलेशन देन फाइन, नो नीड टू सेपरेट कैश एंड क्रेडिट परचेज। और बेटर यही है कि आप इस टोटल परचेज को ही यहां कंसीडर करके चले। बुक्स में यदि आप देखेंगे तो शायद ये जो पार्ट है इन्होंने अलग तरीके से दिखाया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर प्लस सीओजीएस, वो परचेज के थ्रू नहीं गए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको परचेज अलग कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में यदि परचेज दिया है तो मुझे ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना होता। ऑल गुड, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, कैश आउटफ्लो कहां होता है हमारा? एक्सपेंसेस में। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की पेमेंट कितना किया है इसके लिए हम बना लेंगे एक्सपेंस का अकाउंट। मैं अकाउंट बना के एक बार आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, समझना एक्सपेंस का अकाउंट कैसे होता है। एक्सपेंस यदि हमने आउटस्टैंडिंग छोड़े हैं तो वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और प्रीपेड एट द एंड। ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्सपेंस हमने पे किए वो यहां आ जाते हैं पेमेंट, और फिर आपके पास आता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और इधर आएगा प्रीपेड एट द एंड, और ये होते हैं एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दो अलग चीज है। एक्सपेंसेस इनकर्ड अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, पेमेंट कैश बेसिस पे होता है। तो अपना जितना एक्सपेंसेस, कि आपका सैलरी 1 लाख, आपका इलेक्ट्रिसिटी 50,000, तो टोटल एक्सपेंस 150। इज इट नेसेसरी, इट इज कंपलसरी कि आपने 150 ही कैश पे किया होगा? नहीं, हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पे किया हो। हमें चाहिए कैश पेमेंट, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं। तो कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा? यानी मुझे इस अकाउंट से क्या निकालना है? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाने के लिए आप इस अकाउंट को पिक्चराइज कर लीजिए, क्या बन रहा है। इधर का एडिशन करेंगे और इन दोनों को उसमें से माइनस करेंगे, आपको पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल जाए। तो एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो लाइबिलिटी होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और प्रीपेड एट द एंड। प्रीपेड एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। इस तरह से ये अकाउंट होता है। तो याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, लेकिन ये अकाउंट सामने रहेगा तो इजीली आपको विजुलाइज हो जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हमें पेमेंट निकालना है सर, पेमेंट निकालने के लिए क्रेडिट साइड के सारे कंपोनेंट को प्लस करना है और उसमें से वो 2 डेबिट साइड के कंपोनेंट माइनस करने, तो उससे हमें एक्सपेंसेस का पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट फॉर्म में ले रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर ऐड, क्या ऐड करना है इसमें? आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, और ऐड करना है प्रीपेड का क्लोजिंग, लेस करना है आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, एंड लेस करना है प्रीपेड का ओपनिंग। करेक्ट। तो इससे आपको पेमेंट ऑफ एक्सपेंस मिल जाए। तो ये अकाउंट फॉर्म बना के रख लीजिएगा साइड में, और इस अकाउंट को देखेंगे तो याद हो जाएगी चीजें कि किसको प्लस माइनस करना है। डायरेक्टली सिर्फ याद करने पे जाएंगे तो होता है, गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सिमिलर सा लगता है। ओपनिंग ऐड करना था या क्लोजिंग करना था, किसका ओपनिंग करना था, आउटस्टैंडिंग का या प्रीपेड का, वो कंफ्यूजन आ जाता है। वो कंफ्यूजन
इस लेजर फॉर्मेट को दिमाग में रखोगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लाइबिलिटी, तो वो क्रेडिट साइड में ही होगी सर। अब एक ही याद रह गया सिर्फ कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्रेडिट साइड में होती है, तो बाकी सारे उससे बन जाएंगे। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्रेडिट साइड में होती है तो प्रीपेड की क्लोजिंग क्रेडिट साइड में होगी। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्रेडिट साइड में होती है तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग डेबिट साइड में होगा। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्रेडिट साइड में होती है तो प्रीपेड ओपनिंग डेबिट साइड में होगी। उस एक को ध्यान रखेंगे, चारों याद आ जाएंगे। फिर पता है जो डेबिट साइड वाले हैं वो माइनस होंगे, क्रेडिट साइड वाले हैं वो ऐड होंगे, तो उससे हमें पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एक ये वाला पॉइंट बस ध्यान रखिएगा, आपको याद आ जाएगा क्या प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। या वैसे फॉर्मेट पे जाना है तो फॉर्मेट ये याद रखिए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस होता है। अब ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस होता है, वहां से चारों बन गए। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस होगा तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस होगा तो प्रीपेड ओपनिंग माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस होगा तो प्रीपेड का क्लोजिंग प्लस होगा, प्रीपेड का क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग से चलो देखो वापस, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस होगा तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग वापस। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग प्लस होगा तो प्रीपेड ओपनिंग, प्रीपेड ओपनिंग माइनस होगा तो प्रीपेड क्लोजिंग प्लस होगा। ये इस तरह से आपको चारों याद हो जाए, ठीक है। यहां से मिल गया हमारा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसके अलावा और कौन सा हमारा, यहां मैंने एक्सपेंस बोला है गाइस, है ना? कौन सा एक्सपेंस? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ध्यान रखना। इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट भी नहीं आना चाहिए और ना ही नॉन कैश वाला पार्ट आना चाहिए। सैलरी ऑपरेटिंग, वेजेस ऑपरेटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग, वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो यहाँ नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग वाले सारे एक्सपेंसेस के लिए ये है। तो जितने भी एक्सपेंस दिए सबका टोटल उठा के ले आओ, एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, और फिर जितने भी आउटस्टैंडिंग दिए हैं, प्रीपेड दिए, उन सबका प्लस माइनस कर दो। ये पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आपको मिल गया यहां से फाइनली। एक और आउटफ्लो हमारे पास होता है ऑपरेटिंग में, पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहां हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई रोल नहीं है, यहां हमें डायरेक्टली क्या चाहिए, पेमेंट ऑफ टैक्स चाहिए। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट इनफ्लो था, उसके बाद यहां से जो नेट अमाउंट निकला वो आउटफ्लो है, यहां से जो नेट अमाउंट निकला वो भी आउटफ्लो है, और ये भी आउटफ्लो है। ये आपके पास फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। इनफ्लो आपको मिलेगा फर्स्ट ए पार्ट से, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये 3 इनफ्लो है। और उसके बाद आउटफ्लो में है पेमेंट ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये 3 आउटफ्लो में। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मिलेगा डायरेक्ट मेथड से। ऑब्वियसली इनडायरेक्ट पार्ट इजी होता है क्योंकि रिवर्स जाते वक्त कम चीजों का एडजस्टमेंट करना होता है, लेकिन जब स्ट्रेट डायरेक्टली जाते हैं तो डायरेक्टली हमें बहुत सारी चीजें देखनी रहती है। कैश सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये क्यों आया है, कैश रिसीट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड यदि इन्वेस्टमेंट पे है और वो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का नहीं। पेमेंट ऑफ कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी फी कमीशन, ये अदर रेवेन्यूज हो गए। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर इसके बाद इनकी सेपरेट ये सारी कैलकुलेशंस थी हमारे पास। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, हमने यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस लिया है वहां कैलकुलेशन में देखिए, ओपनिंग प्लस किया है, क्लोजिंग माइनस किया है।
क्रेडिटर में भी ओपनिंग प्लस किया है, क्लोजिंग माइनस किया है, लेकिन परचेज निकालने में क्लोजिंग प्लस किया है, ओपनिंग माइनस किया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इंफॉर्मेशन आए, आपके पास सिर्फ चेंज की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। इंक्रीज डेटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, जैसा कि हम वर्किंग कैपिटल चेंज से उठा के लाते हैं। अभी आपको सपोज ये दे दिया जाए इन डेटर फिनिश, तब आप यहां कैलकुलेशन में उस इंक्रीज इन डेटर के साथ क्या करेंगे? मेरी क्लास इंक्रीज इन डेटर क्या करेंगे? इंक्रीज इन डेटर का मतलब क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से ज्यादा है, और क्लोजिंग क्या हो रहे हैं? माइनस, तो इंक्रीज इन डेटर माइनस होंगे। इंक्रीज इन डेटर का मतलब क्लोजिंग डेटर आर मोर देन ओपनिंग से इंक्रीज इन डेटर 2000 बोल रहा है ये। लेट्स अज्यूम ओपनिंग थे 3, क्लोजिंग थे 5, तभी इंक्रीज इन डेटर 2000 हुआ। तो ओपनिंग प्लस हो गया, क्लोजिंग माइनस हो गया, लेकिन मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इंक्रीज इन डेटर मालूम है। तो इंक्रीज इन डेटर का मतलब क्लोजिंग ज्यादा, और क्लोजिंग ज्यादा है तो क्लोजिंग का जो रोल है वही आपको परफॉर्म करना है। इंक्रीज इन डेटर का मतलब क्लोजिंग ज्यादा, और आपने इसमें क्लोजिंग के साथ जो किया है वही इंक्रीज इन डेटर के साथ करना है। तो क्लोजिंग के साथ क्या किया है? क्लोजिंग को माइनस किया है, तो इंक्रीज इन डेटर दिया होगा तो वो माइनस होगा। इंक्रीज इन डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो यहां आके देखो, डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम, तो यहां जो ओपनिंग के साथ किया है वही डिक्रीज इन क्रेडिटर के साथ करेंगे। यहां ओपनिंग के साथ क्या किया है? प्लस किया है, तो इन डिक्रीज इन क्रेडिटर को प्लस करें, चाहे तो नोट कर लीजिए, नीचे लिखिएगा इफ 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 ओनली इंक्रीज और डिक्रीज इन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज इन assets are given, ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन assets are given। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जहां डायरेक्टली आपको चेंज इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन assets are given, assets and liabilities are given, liabilities भी साथ में है। तो क्या क्या करेंगे किसके साथ? इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों ऐड होंगे। नहीं, क्लोजिंग ज्यादा है ना, लेस हो। इंक्रीज इन प्रीपेड, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, तो ये ऐड होंगे। ये इस तरह से याद रखिएगा, इनको ऑपोजिट, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे। डिक्रीज इन प्रीपेड, डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होंगे। कहां? जहां भी ये स्टेटमेंट के अंदर, जैसे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, हमें दे दिया सिर्फ इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्लोजिंग ज्यादा, क्लोजिंग का क्या हुआ है यहाँ पे?
माइनस, तो वो ज्यादा वाला पार्ट माइनस होगा। प्रीपेड क्लोजिंग, प्रीपेड ओपनिंग, इंक्रीज इन प्रीपेड दे दिया। इंक्रीज इन प्रीपेड का मतलब क्लोजिंग ज्यादा, यहाँ क्लोजिंग प्रीपेड का क्या हुआ था, प्लस हुआ है, तो वो इंक्रीज इन प्रीपेड प्लस होगा। ये इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखें। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग पार्ट, ऑपरेटिंग पार्ट का डायरेक्ट मेथड। We don't have any question in your study. Fine. तो अब इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेक सम क्वेश्चंस जिसमें हम डायरेक्ट मेथड का भी क्वेश्चन करके देखेंगे और कुछ कैश फ्लो के अच्छे क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, ओके बाय।